Hello everyone. So our topic for today is legal issues in cybersecurity for biometric data protection. First off, we'll begin with the introduction. So what is biometric data? Biometric data ऐसा फिजिकल या बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एक ह्यूमन बीइंग के जिसे हम यूज करते हैं फॉर इजी आइडेंटिफिकेशन. These characteristics include fingerprints हो सकते हैं, facial features हो सकते हैं, वॉइस रिकग्निशन पैटर्न्स हो सकते हैं, आपके आईज में जो आइरिस और रेटिना स्कैन्स हैं वो हो सकते हैं. द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ बायोमेट्रिक डेटा इज जो हम फेस आईडी या अपने फिंगरप्रिंट्स यूज करते हैं टू अनलॉक आवर फोन्स. Then biometric technologies have gained immense popularity and significance in today's world of cybersecurity. Why? Because ये जो है एक इंडिविजुअल के पर्सनल ट्रेट्स हैं, पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. आपके फिंगरप्रिंट्स, आपका जो फेस है वो किसी के साथ और किसी के साथ जो है वो सिमिलर नहीं होता. तो इट इज़ योर इंट्रिंसिक trait and thus it offers a higher level of security and convenience compared to other traditional methods. Protecting biometric data is critical to ensure the privacy and security of an individual's personal information. Biometric data की protection is very essential ताकि किसी भी इंडिविजुअल की जो प्राइवेसी है या उसकी कोई भी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसका ब्रीच होने से हम रोक सकें. The legal regulations surrounding the biometric data protection are complex, which leads to significant challenges in ensuring the security and privacy of this sensitive information. So next हम पढ़ेंगे legal framework surrounding cyber security. तो जब हम legal framework की बात करते हैं उससे उसका मतलब ये है कि क्या क्या rules, regulations और laws हैं across the world and in different countries जो कि साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है. साइबर सिक्योरिटी क्या है? साइबर सिक्योरिटी वो प्रैक्टिस होती है जिसके थ्रू हम जो है अपने सिस्टम्स, नेटवर्क्स और प्रोग्राम्स को साइबर अटैक्स यानी कि डिजिटल अटैक्स से बचा सकते हैं ताकि हमारी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन अवेलेबल हैं अक्रॉस दीज डिजिटल प्लेटफॉर्म्स वो लीक ना हो, उनकी इन्फ्रिंजमेंट ना हो. So strong cybersecurity measures are more important than ever in today's globally interconnected society when data moves free across borders and people and organizations significantly rely on digital technology. आज के ज़माने में जो लोग हैं उनका बहुत ज़्यादा जो काम है वो डिजिटली ही हो रहा है. इसलिए जो साइबर सिक्योरिटी को इंश्योर करना इट बिकम्स इवन मोर नेसेसरी. सो अलग अलग कंट्रीज में जो है साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड क्या क्या लीगल फ्रेमवर्क है अब हम वो डिस्कस करेंगे. यूनाइटेड स्टेट्स में we have the Cyber Security Information Sharing Act, which encourages private sector companies to share information about cybersecurity threats with the government. It also provides certain legal protections for companies that participate in these information sharing programs. So इस एक्ट के थ्रू जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो गवर्नमेंट के साथ मिलकर जो है कोई भी साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स अगर उन कंपनीज को मिल रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के साथ शेयर कर सकती है. और ये जो एक्ट है therefore it provides legal protection from cyber attacks. Similarly, यूरोपियन यूनियन ने अपने एक रेगुलेशन है उनका that is the General Data Protection Regulation which not only protects the privacy of individuals but it also requires organizations to take strong cybersecurity measures to safeguard personal data. So, इस रेगुलेशन के अकॉर्डिंगली सिर्फ गवर्नमेंट का ही जो है रोल नहीं है, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी भी एक ऑब्लिगेशन बन जाती है कि वो स्ट्रॉन्ग मेजर्स जो हैं वो इम्प्लीमेंट करें टू सेफगार्ड एन इंडिविजुअल्स पर्सनल डेटा जो उनके प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल होता है. Cyber attacks are fundamentally global in nature.
Frequently, they come from one nation and targets in another. International collaboration is therefore crucial in the struggle against cybercrime. तो ये जो साइबर क्राइम है इसका कोई ऐसा रूल तो है नहीं कि अगर मतलब जिस पर्सन की इंफॉर्मेशन पर अटैक हो रहा है तो वो उसी ने किया है जो सेम कंट्री में ही एग्जिस्ट करता है. साइबर अटैक्स जो है दे आर ग्लोबल इन नेचर. सो जो है इंटरनेशनल कोलैबोरेशन इज इम्पॉर्टेंट टू इंश्योर कि इसको हम जितना हो सके मैक्सिमम इसको हम कम कर सके. सो इसलिए वी हैव बुदापेस्ट कन्वेंशन और साइबर क्राइम which is commonly known as Council of Europe Convention or Cybercrime. This treaty outlines steps to prevent cybercrime, including data security and computer system security, and it encourages adherence to its terms by member states' laws and regulations. So, international level पे, global level पे, we have the Budapest Convention, जो कि साइबर सिक्योरिटी के साथ डील करती है. Now we'll talk about legal framework surrounding cybersecurity in India. So India में हमारे पास traditionally we had the Indian Penal Code. उसके कुछ sections जो हैं cyber security के साथ deal करते हैं. But क्योंकि वो एक बहुत पुराना कोड है, 1860 का कोड है, तो उसमें इतना elaborately और आज के accordingly जो है provisions नहीं थी. Therefore, we had the Information Technology Act of 2000. It was enacted by the Parliament to guide Indian cybersecurity legislation, institute data protection policies, and govern cybercrime. It also protects e-governance, e-banking, e-commerce, and the private sector among many others. इसके अलावा हमारे पास नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी जो है वो इंट्रोड्यूस की गई थी, और जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उनका भी एक एक्ट है विच इज कॉल्ड द आरबीआई एक्ट ऑफ 2018 which details cyber security guidelines and frameworks for urban cooperative banks and payment operators. So आपके पर्सनल डेटा में सिर्फ आपके फिंगरप्रिंट्स ये सब नहीं आता है, आपके जो अकाउंट्स हैं आजकल वो सारे जो हैं डिजिटली ऑपरेट हो रहे हैं. गूगल पे है और भी जो बैंक्स के एप्स हैं, तो आपको सिर्फ आपकी पर्सनल डिटेल्स ही नहीं, आपको फाइनेंशियल लॉसेस से बचाने के लिए भी जो है ये आरबीआई एक्ट जो इंडियन गवर्नमेंट ने फॉर्मुलेट किया था. उसके अलावा रिसेंटली on August 11, 2023, Indian central government had passed its long-awaited Digital Personal Data Protection Act. Act borrows its broad definitions of personal data from European Union's General Data Protection Regulation, जो अभी हमने पहले डिस्कस किया था, and this particular act aims to protect data principles and restrict the activities of data fiduciaries. तो ये एक रीसेंट एक्ट जो रीसेंट जो भी ट्रेंड्स हैं साइबर अटैक्स के उसको मद्देनजर रखते हुए जो इंडियन गवर्नमेंट ने ये एक्ट जो है पास किया है. नेक्स्ट वी डिस्कस रोल ऑफ बायोमेट्रिक्स इन साइबर सिक्योरिटी. इसमें हम डिस्कस करेंगे कि बायोमेट्रिक्स कैसे हेल्प करते हैं हमें साइबर सिक्योरिटी में. इसका फर्स्ट पॉइंट जो है दैट इज enhanced security. So biometric identifiers they are unique in itself. इसको forge करना difficult है, making it highly improbable for an unauthorized individual to gain access to sensitive information. अब जैसे हमारा फोन है वो टच फिंगरप्रिंट्स के साथ या फिर जो है फेस आईडी के साथ अगर लॉक है तो कोई भी थर्ड पर्सन आके इतना इजीली उसको एक्सेस नहीं मिलेगी आपकी फोन की, and it stays protected from any kind of cyber attack. Even if a biometric template is stolen, it can be used effectively as it requires the physical presence of the individual. तो उसको रीच करने के लिए आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को वहाँ पर आपका फिजिकली प्रेजेंट होना जो है वो बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वो आपका एक यूनिक ट्रेट है
जो आपकी बायोमेट्रिक है। देन द सेकेंड पॉइंट इज यूजर कन्वीनियंस। तो जैसे पहले ट्रेडिशनली हम जो है पिन्स यूज करते थे, पासवर्ड्स यूज करते थे। तो बहुत टाइम ऐसा होता था कि अगर किसी बच्चे ने सेट कर दिया या कोई जिसकी उम्र कुछ ज्यादा है उन्होंने कोई पिन सेट किया तो उनको भूल गया वो पिन। तो उस चीज से कुछ इनकन्वीनियंस जो है हो सकती थी, जिसको सॉल्व किया बायोमेट्रिक ने। देन थर्ड पॉइंट जो है हमारे पास दैट इज फ्रॉड प्रिवेंशन। Biometrics provide a reliable way to prevent identity fraud. Biometrics के थ्रू हम identity fraud से जो है बच सकते हैं, क्योंकि then again वो एक यूनिक ट्रेट है, वो उसी का ट्रेट है जिसका वो है। By validating an individual's unique traits, organizations are ensured that only the authorized persons have access to the information. So अभी बैंक में जाकर अगर आपका कोई बायोमेट्रिक डिटेल होगा तो आपके अलावा उसको कोई एक्सेस नहीं कर सकता। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस challenges and risks in protecting biometric data. अभी हमने ये तो पढ़ लिया कि किस तरह से बायोमेट्रिक जो है वो साइबर सिक्योरिटी में हेल्प करता है। अभी हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या क्या रिस्क्स जो है वो बायोमेट्रिक डेटा जो है वो पोज कर सकता है। तो इसमें हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट आता है दैट इज डेटा ब्रीचेस। Biometric data, like any other form of personal information, is vulnerable to data breaches. If an organization's biometric database is compromised, it can result in serious security implications. तो ये जो है biometric data, it is vulnerable to being breached. आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है जो किसी भी आपने ऑर्गेनाइजेशन में दी हुई है, तो बहुत चांसेस होते हैं कि ये जो इंफॉर्मेशन है वो फ्रॉड से जो है कोई और पर्सन आपकी एक्सेस कर ले और उसको आपके खिलाफ यूज करे। फॉर एग्जांपल आजकल कितने सारे फ्रॉड कॉल्स, फ्रॉड मैसेजेस आते हैं जहाँ पे आपसे कोई ओटीपी जस्ट मांगता है, आपके अकाउंट से आपके सारे पैसे जो है विड्रॉ हो सकते हैं। सो इस तरह से डेटा ब्रीचेस हो सकते हैं। देन सेकंड पॉइंट है हमारे पास स्पूफिंग अटैक। स्पूफिंग अटैक्स का क्या मतलब है? Spoofing attacks involve creating a replica or imitating an individual's biometric traits. So आपके जो हम कह तो रहे हैं कि वो जो आपके यूनिक ट्रेट्स हैं वो सिर्फ आपके पास ही होंगे, तो आपके पास ही एक्सेस होगी आपकी इंफॉर्मेशन पर। बट ये जो है इस चीज को इमिटेट करने की टेक्नोलॉजीज और जिनका उल्टा दिमाग चलता है वो इसमें भी जो है बहुत सारी इवॉल्वमेंट जो है हो रही है। फेक फिंगरप्रिंट्स, फेक वॉइस रिकॉर्डिंग्स, 3D फेशियल मास्क जैसी चीजें यूज करके आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है उसको ब्रीच किया जा सकता है। थर्डली वी हैव प्राइवेसी कंसर्न्स। The use of biometrics raises concerns about privacy and data protection. Individuals may be hesitant to share sensitive information due to fear of misuse or unauthorized access. Organizations must ensure transparency and comply with relevant regulations to alleviate these concerns. So privacy आपकी जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन है उसका ब्रीच ना हो रहे, इस चीज के डर से भी कई लोग जो है ये जो बायोमेट्रिक का पूरा जो है लाभ है वो नहीं उठा पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली तो पेगासस स्पाईवेयर का इतना न्यूज में आया था, द रीसेंट occurrences of illegal surveillance through the use of Pegasus spyware against the opposition leaders, journalists, legal community, businessmen, government officials, and others is one prime example of this thing. The next point is regulatory compliance. Complying with diverse and evolving legal requirements for biometric data protection pose complex operational and technical challenges for organizations. So जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रही है, वो सारी एडवांसमेंट पॉजिटिव एडवांसमेंट ही नहीं है, कई नेगेटिव चीज़ों में भी एडवांसमेंट हो रही है। सो उन चीज़ों के साथ कंप्लाई कर पाना, वो जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं
टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स की, उसके साथ जो है कंप्लाई कर पाना और उसके अकॉर्डिंगली इवॉल्व करके अपनी पॉलिसीज बना पाना, it is somewhat difficult. Then next we have reasons for the emerging issues relating to cybersecurity for biometric data protection. हमने challenges डिस्कस कर लिए, अभी ये जो challenges जो हैं वो क्यों existence में आ रहे हैं अब हम वो डिस्कस करेंगे. So first we have lack of regulation and standardization. We have the absence of comprehensive regulations regarding biometric data protection practices, which makes it difficult for organizations to align with the legal requirements. So हमारे पास proper policies, regulations और laws ही नहीं हैं जिसके थ्रू हम जो है खुद को cyber attacks से बचा सके. Then second reason जो है that is inadequate security measures. Many entities struggle with implementing robust security measures specific to biometric data. So बहुत सारी organizations होती हैं जो इतना ध्यान ही नहीं देती कि वो ऐसी measures जो हैं उनको imply करें अपनी organizations में, अपने platforms पे, जिसके through biometric data जो है उनके users का protect हो सके. They are unbothered, and that leads to vulnerabilities open to exploitation. इसके थ्रू जो innocent लोग हैं जिन्होंने प्लेटफॉर्म पर अपनी इंफॉर्मेशन शेयर की हुई है उनकी exploitation होती है. Then we have data breaches. Incidents of unauthorized access and data breaches are a significant cause of legal issues, exposing biometric data to potential misuse and exploitation. Next, we will discuss effects of biometric data breaches. So, biometric data अगर breach हो रहा है, so उसका क्या effect जो है वो होता है. So, first जो effect है that is identity theft. आपकी जो unique identity है, वो ही कोई अगर चुरा ले, तो वो आपको बहुत नुकसान कर सकती है. Not just financial repercussions, it may lead to reputational repercussions for individuals as well as organizations. Then the second effect is financial loss. Legal issues in biometric data protection can lead to financial implications, including legal fees हो गई, compensations हो गई, business losses हो गए due to damaged reputation. So बहुत सारा जो है it accompanies financial loss as well. Thirdly, reputational damage. अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो ब्रीच हो रहा है डेटा, तो ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन एकदम से गिर जाएगी और जो है यूजर्स का ट्रस्ट है वो ही गायब हो जाएगा उस ऑर्गेनाइजेशन से. तो ऑर्गेनाइजेशन एकदम 100 से 0 पे आ सकती है. नेक्स्ट इज सॉल्यूशंस. अभी हमने प्रॉब्लम डिस्कस कर ली, उसके कॉजेज, उसके इफेक्ट्स डिस्कस कर लिए. तो अब हम इसकी रेमेडी क्या है, इसके सॉल्यूशंस क्या हैं वो डिस्कस करेंगे. फर्स्ट इज लाइवनेस डिटेक्शन. तो लाइवनेस डिटेक्शन क्या है? लाइवनेस डिटेक्शन इज अ टेक्निक दैट इंश्योर्स द बायोमेट्रिक सैंपल बीइंग यूज्ड फॉर ऑथेंटिकेशन इज फ्रॉम अ लिविंग एंड प्रेजेंट इंडिविजुअल. सो एक ऐसी टेक्निक है जिससे ये इंश्योर किया जाता है कि जो भी बायोमेट्रिक जो है वो अपना अगर कोई डाल रहा है तो वो एक लिविंग पर्सन है, इंश्योरिंग दैट ये एक ऑथेंटिक जो है बायोमेट्रिक एंट्री हुई है. इससे हम जो है स्पूफिंग अटैक्स को बचा सकते हैं, अपने डेटा ब्रीच होने से बचा सकते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे जो लेटेस्ट आईफोन के मॉडल्स आ रहे हैं वो क्लेम करते हैं कि अगर आप फ़ोन को अनलॉक करने के लिए या कोई भी चीज़ को यूज़ करने के लिए अपने फ़ोन में अगर आप अपने बायोमेट्रिक्स एंटर कर रहे हैं, सो द फ़ोन की जो टेक्नोलॉजी है वो इंश्योर करती है कि इट इज़ फ्रॉम अ लिविंग एंड प्रेजेंट इंडिविजुअल. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ लाइवनेस डिटेक्शन. सेकेंड सोल्यूशन जो है दैट इज मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन. अभी जैसे इंस्टाग्राम ने
इंस्टाग्राम सब यूज़ करते हैं, उसमें भी मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है वो अपनी गाइडलाइंस में, अपने ऐप में जो है वो इंक्लूड किया है, ताकि जैसे सिर्फ एक लेयर नहीं, इट एड्स मल्टीपल लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी। कि सिर्फ अगर पासवर्ड आपका आप भूल चुके हैं, आपको पासवर्ड रिकवर करना है, तो जस्ट ओटीपी नहीं आएगा, वो प्रॉपर एक जो है प्रोसेस उन्होंने बना दिया है, जिसके थ्रू हम इस डेटा ब्रीच को मिनिमाइज कर सकते हैं। थर्डली वी हैव कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग। बायोमेट्रिक सिस्टम्स को कंटिन्यूअसली मॉनिटर करना, ये अगर कोई भी अनयूजुअल डिफेक्ट है, ताकि उसको वो कैच करके और जितनी जल्दी हो सके उसको जो है सही कर सके। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि कंटिन्यूअसली हम जो है अपने सिस्टम्स को मॉनिटर करें। फोर्थली वी हैव सिक्योर स्टोरेज एंड इंक्रिप्शन। सो अपने बायोमेट्रिक डेटा को ब्रीच होने से प्रोटेक्ट करने के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि वी एम्प्लॉय secure storage techniques and encryption protocols. So encryption होता है, एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके थ्रू जो इंफॉर्मेशन है उनको एक कोड में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ताकि कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस ना हो। ये सिर्फ वही बंदा एक्सेस कर सके हु इज इंटाइटल्ड टू एक्सेस इट, जिसका वो एक्चुअल में जिसका कोई कॉन्वर्सेशन हो रहा है। जैसे व्हाट्सएप चैट्स पर लिखा हुआ भी आता है कि दीज चैट्स आर एंड टू एंड इनक्रिप्टेड। सो जो दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, ओनली दे हैव द एक्सेस टू दैट इंफॉर्मेशन। जो भी वो टेक्सटिंग आपस में कर रहे हैं, कोई थर्ड इंसान जो है वो इजीली उनको एक्सेस नहीं कर सकता है थ्रू दीज इंक्रिप्शन प्रोटोकॉल्स। नेक्स्ट अभी हम डिस्कस करेंगे कुछ case laws. One of them is a foreign case and another one is an Indian landmark judgment. First हम जो है foreign जो case है वो discuss करेंगे. It is Rosenberg versus Six Flags Entertainment Corporation. So इस case में the Illinois Supreme Court जो है उन्होंने एक landmark judgment दिया था that affirmed the right of private individuals to sue companies like Google and Facebook if they collect their biometric data without their written consent, even if there is no harm to the individuals. So इस लैंडमार्क रूलिंग के थ्रू जो कोर्ट है उसने इंडिविजुअल्स को ये राइट दिया था कि वो गूगल फेसबुक जैसी कंपनीज को सू कर सकते हैं अगर उनका कोई भी बायोमेट्रिक डेटा उनसे लिया जाता है विदाउट देयर रिटन कंसेंट, चाहे उनको वो बायोमेट्रिक डेटा देने से कोई नुकसान हुआ हो ना हुआ हो, दैट इज नॉट अ मैटर ऑफ फैक्ट। उनके कंसेंट के बिना ये डेटा जो है उनसे कलेक्ट किया गया है, दैट इज इनफ टू सू सच कंपनी। कोर्ट ने ये भी further it held that by violating the personal privacy of an individual, a corporation can cause harm and there is no need to prove that any other malicious events have occurred. So just उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन ही कलेक्ट करके उन्होंने ऑलरेडी ऐसी कॉर्पोरेशंस ने इंडिविजुअल्स को हार्म पहुंचा दिया है, तो और कुछ प्रूव करना जो है इट इज नॉट नेसेसरी। Then secondly, we have the landmark judgment of the Supreme Court of India in the case of K.S. Puttaswamy versus Union of India. So इस केस में Supreme Court affirmed कि fundamental right to privacy that exists under the Constitution Article 19 और Article 21 के अंदर जो है वो right to privacy is also included. This was declared by the Supreme Court of India in this particular case. And the right to privacy is enforceable against the state even though it was not explicitly worded. So कहीं भी आर्टिकल 19 या 21 में right to privacy जो phrase है it is not explicitly mentioned, but through Supreme Court's interpretation ये जो है अब right to privacy exist करता है within the framework of the Constitution.
सो इस रूलिंग से, के.एस. कुप्पास्वामी की रूलिंग से, जो प्रीवियस सुप्रीम कोर्ट डिसीजंस हैं वो सारे ओवर रूल हो गए, जहाँ पर वो कोर्ट ने कहा था कि राइट टू प्राइवेसी कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। राइट टू प्राइवेसी जो है एक फंडामेंटल राइट है, और इसके अलावा कोर्ट ने जो है it also asked for a data protection law to be framed to protect individuals' rights against privacy parties. So इसी जजमेंट में कोर्ट ने जो है एक तरह से गाइडलाइन इशू की थी कि द कंट्री नीड्स अ डेटा प्रोटेक्शन लॉ सो दैट उनकी जो राइट टू प्राइवेसी है इट इज नॉट इन्फ्रिंज्ड। और सुप्रीम कोर्ट की इसी जो है रूलिंग को ध्यान में रखते हुए इंडियन पार्लियामेंट ने, जो हमने पहले भी डिस्कस किया, कि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट जो अगस्त 11 2023 को भी रिसेंटली पास किया है, वो इसी रूलिंग को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपना एक्ट जो है वो फ्रेम किया है। द लास्ट इज कंक्लूजन। अभी द वर्ल्ड इज अ डिजिटल वर्ल्ड। बायोमेट्रिक्स का एक बहुत बड़ा रोल है साइबर सिक्योरिटी में। बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन जो है वो एक सिक्योर, सेफ और एक कन्वीनियंट जो है तरीका है कि इंडिविजुअल्स की आइडेंटिटीज, उनकी प्राइवेट पर्सनल इंफॉर्मेशंस जो हैं वो प्रोटेक्टेड रहें। बट जो ये बायोमेट्रिक सिस्टम्स हैं ये फुल प्रूफ सिस्टम्स नहीं हैं, और वी ऑलवेज नीड टू टेक प्रोएक्टिव मेजर्स to address potential threats ताकि कोई भी डेटा ब्रीच ना हो सके। By leveraging solutions such as liveness detection, multi-factor authentication, continuous monitoring, and secure storage, encryption protocols, ये सब जो हैं रेमेडीज को यूज करते हुए टाइम के साथ साथ न्यू पॉलिसीज जो हैं वो इम्प्लीमेंट करने से we can protect biometric data from any kinds of cyber attacks. That's it. Thank you so much.